Now next we will discuss about ecosystem like phosphorus cycle. Phosphorus is a major constituent of biological membranes, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन्स जो है उसके लिए एज अ ट्रांसफ़र सिस्टम, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम है। Many animals also needs large quantities of this element to make cells, bones and teeth. तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके सेल्स जो है वो फॉस्फोरस से बने हुए हैं, दैन उसके बोन्स, टीथ, ये सभी के कंपोजिशन में क्या होगा तो फॉस्फोरस होगा। The natural reservoir of phosphorus is rock which contain phosphorus in the form of phosphate. तो नेचर में जो रिजर्वियर है फॉस्फोरस का उसमें किसका इन्वॉल्व होगा तो रॉक का इन्वॉल्व होगा। रॉक जो है वो वन काइंड ऑफ नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस है। When rocks are weathered, minute amount of this phosphate dissolve in soil solution and are absorbed by the roots of the plant. तो यहाँ पे ये जो रॉक्स है उसका वेदर्ड हो जाने के बाद वो सॉइल में चले जाएंगे एंड उसके बाद ये जो फॉस्फोरस है जो सॉइल में डिसॉल्व हुए हैं वो प्लांट के रूट्स थ्रू प्लांट में चले जाएंगे एज अ एलिमेंट्स, वो प्लांट्स रूट में चले जाएंगे। हर्बीवोरस एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम प्लांट। तो हर्बीवोरस प्लांट जो है एंड कई सारे प्लांट्स जो है उसकी बॉडी में एज अ एलिमेंट फॉस्फोरस चला जाएगा। कैसे, तो पहले हम लोगों ने देखा कि रॉक्स में से वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद प्लांट के रूट्स थ्रू वो प्लांट में चला जाएगा, उसके बाद प्लांट जो है वो प्लांट को ईट करेगा हर्बीवोरस एंड कई सारे एनिमल्स, उसके बाद एज अ एलिमेंट्स प्लांट थ्रू एनिमल्स की बॉडी में चला जाएगा। The waste product and the dead organism are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus. तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद ये जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाने के बाद उसका डिकम्पोजिशन होगा तब फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो कई सारे एंजाइम को रिलीज़ करेंगे एंड उससे फॉस्फोरस को डिकम्पोज करेंगे। अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, उसके बाद फिर से ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। ऐसी प्रोसेस फॉस्फोरस साइकिल में नहीं होगी। मीन्स इस तरह जैसे कार्बन साइकिल में रेस्पिरेटरी रिलीज़ होता है CO2 का, वैसे ये फॉस्फोरस का रेस्पिरेटरी रिलीज़ नहीं होगा, मीन्स एटमॉस्फेयर में ये रिलीज़ नहीं हो सकता है। The other two major and important differences between carbon and phosphorus cycle are firstly, atmospheric input of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon input and secondary, gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible. तो यहाँ पे जो कार्बन साइकिल जो है उसके टू इम्पोर्टेंट डिफ्रेंसिएशन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल। तो एटमॉस्फेयर में वो कैसे एंटर होगा, रेनफॉल थ्रू एंटर होगा फॉस्फोरस, एंड ये जो फॉस्फोरस का इनपुट है वो कार्बन की कंपैरिजन में स्मॉलर होगा, मीन्स वो कम एटमॉस्फेयर में एंटर होगा। एंड सेकंड जो है वो गैसियस है, मीन्स कार्बन
डाइऑक्साइड जो है वो एज अ गैसियस एक्सचेंजेस हो सकता है, एटमॉस्फेयर में एंटर होगा फिर से ऑर्गेनिज्म में, इस तरह ये गैसियस हो सकता है, गैसियस एक्सचेंजेस हो सकता है। लेकिन इस तरह ये फॉस्फोरस जो है वो गैसियस एक्सचेंजेस नहीं हो सकता है जैसे कार्बन होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये A simplified model of phosphorus cyclic in a terrestrial ecosystem, terrestrial ecosystem का ये simplified phosphorus cycle है। तो यहाँ पे ये रॉक मिनरल से मीन्स रॉक होगा, वो वेदरिंग प्रोसेस थ्रू सॉइल में सॉल्युबल हो जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, उसके बाद ये प्लांट में चला जाएगा, प्लांट जो है यहाँ पे ये प्रोड्यूसर मीन्स रूट थ्रू ये प्लांट में एंटर हो जाएगा, उसके बाद ये प्लांट का यूज़ कंज्यूमर करेंगे, कंज्यूमर का डेट्रिटस मीन्स डिकम्पोजिशन होगा, डेथ हो जाने के बाद मीन्स डेट्रिटस यूज़ करेगा, डेट्रिटस जो है वो फिर से डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद सॉइल में चला जाएगा। इस तरह ये फॉस्फोरस साइकिल कंटिन्यू होगा। जब सॉइल सॉल्यूशन में से जब प्रोड्यूसर यूज़ कर सकते हैं तब कुछ अमाउंट में ये जो फॉस्फोरस है वो रन ऑफ हो जाएगा, ऐसा ही चला जाएगा। प्रोड्यूसर में से कई सारे प्रोड्यूसर्स जो है मीन्स प्लांट्स जो है वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, तब लिटिल फॉल्स थ्रू डेट्रिटस में वो चला जाएगा। तो इस तरह ये सिंप्लीफाइड मॉडल है फॉस्फोरस साइकिल का जो यहाँ पे चार्ट थ्रू दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स एमसीक्यूज़ में यहाँ पे आइडेंटिफाइड ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, यहाँ पे ऐसे ब्लैंक कर देते हैं, ए बी सी ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट वन इकोसिस्टम रिजर्वियर। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोसिस्टम रिजर्वियर। Healthy ecosystem are the base for a wide range of economic, environmental and aesthetic goods and service। अगर इकोसिस्टम हेल्दी होगा तो वो वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एंड एस्थेटिक गुड होगा, गुड सर्विस होगी एनवायरनमेंट के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एज अ इकोसिस्टम सर्विस। तो इकोसिस्टम में जो प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट बनेगी इकोसिस्टम में, एंड वो प्रोडक्ट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विस। फॉर एग्जांपल हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरीफाई एयर एंड वाटर। अगर इकोसिस्टम हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, फॉरेस्ट जो हेल्दी इकोसिस्टम वाला होगा तो वो प्योरीफाइड एयर देगा एंड वाटर देगा। दैन मिटिगेट एंड ड्राफ्ट एंड फूड्स, उसके बाद वो ड्राफ्ट एंड फ्लूड्स से हमें बचाएगा। साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल रन होगा। जनरेट फर्टाइल सॉइल जनरेट होगी। दैन प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इससे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड हो सकती है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी। पोलिनेटेड क्रॉप्स पोलिनेटेड होंगे, जैसे कि यहाँ पे बीज जो है वो अपना वर्क करेगी, वन काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विस है। दैन प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, एंड ये कार्बन स्टोरेज एज अ कार्बन स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए उसको CO2 चाहिए, तो CO2 फिक्सेशन होगा। दैन प्रोवाइड एस्थेटिक प्रोवाइड करेगा, जैसे कि कई सारे फ्लावर्स होंगे, बटरफ्लाइज होंगे, नेचर होगा, ग्रीनरी होगी एक्सेट्रा। दैन कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू बढ़ेगी। Then though value of such services of biodiversity is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a halfly price tag। तो ये ऐसे कई सारे बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस है जिसकी वैल्यू जो है हम लोग प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, एंड इसीलिए ये जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हैफ्टली प्राइस टैग किया जाता है, करना चाहिए।
Then Robert Constanza and his colleague have very presently tried to put price tags on nature's life support service. तो यहाँ पे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ये साइंटिस्ट है एंड उसके जो कलीग्स जो है उन लोगों ने ये जो बायोडाइवर्सिटी का नेचर है, नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विस के लिए प्राइस जो है उसकी वो टैग किया गया है, हाई प्राइस टैग की गई है इसके थ्रू. रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $, like 33 trillion a year on these fundamental ecosystem service, which are largely taken for granted because they are free. तो यहाँ पे कई सारे रिसर्च जो है उन लोगों ने क्या किया, तो ये जो इकोसिस्टम है उसकी प्राइस टैग की एंड वो प्राइस कितनी रखी, $, like 33 ट्रिलियन, क्योंकि ये एक फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विस है. देन दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन GNP, which is $, like 18 trillion. Out of the total cost of various ecosystem service, the soil formation account for about 50% and contribution of other service like recreation and nutrient cycling are less than 10% each. तो डिफरेंट इकोसिस्टम में कुल जो ये सर्विस है उसकी वैल्यू 50% जो है वो दी गई है एंड वो भी टोटल सॉइल फॉर्मेशन जो है उसके लिए की गई है एंड दूसरी कई ऐसी सारी सर्विसेज जो है वो न्यूट्रिएंट साइकिल की है एंड वो लेस दैन 10% है. द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच. तो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है उसके लिए क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट जो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उसके लिए पर ऑर्गेनिज्म अबाउट 6% दिया गया. तो इस तरह ये इकोसिस्टम सर्विस जो है वो वर्क करती है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इकोसिस्टम जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 42 कंप्लीट हुआ.